Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 1 to 4 FLP 1 paper. Means it's half book paper, first half. There are total 31 questions in this paper, that is full board pattern paper, 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. MCQ सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले जो ऐसे दो ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं उन्हें स्किप कर दें। बाद में आप बाकी के दो ऑप्शंस में से चूज़ करें कि कौन सा ज़्यादा रिलेटेड है, उसको वही उसका आंसर होगा। इस तरह से अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा MCQ सही होने का चांस है। सो फर्स्ट इज़ मोलर मास इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. Which one of the following is a molar mass of oxygen in AMU? इसमें बच्चे मोलर मास तो ग्राम में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी उसने मोलर मास पूछा है इन AMU. एक मोल का मास, मोलर मास का मतलब है एक मोल का मास. एक मोल का मास वो मास होता है जो आप यूजुअली स्टैंडर्ड रखते हैं. जैसे आपको पता है ऑक्सीजन का 16 है तो वो उसका एक मोल का मास है, दैट इज़ कॉल्ड मोलर मास, ठीक है. तो वही इसने पूछा, उसी को आपने AMU में कह देना. अगर वो आपसे कहता कि एक एटम का मास, एक पार्टिकल का मास, क्योंकि मोलर का मतलब है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स का, ये इतने पार्टिकल्स का मास है इसका 32 ग्राम, ठीक है. 2 ऑक्सीजन है ना तो 32. लेकिन अगर वो उनमें से सिर्फ एक पार्टिकल का पूछता तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप 32 को डिवाइड करते 1.66 × 10⁻24 के साथ, ठीक है, जो कि AMU और ग्राम की कन्वर्जन्स हैं. फिर आपका आंसर आता कुछ और. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मास क्या है. ऑक्सीजन का 16 होता है सिंपल, 2 ऑक्सीजन है तो 32 AMU. सो A ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ MVR इज़ इक्वल टू. MVR की वैल्यू ये आपके पास एक्सप्रेशन है बुक के अंदर, D ऑप्शन NH/2π. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन एटम इज़ कॉल्ड. कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लेटेस्ट एनर्जी को आप सबसे पहले स्किप कर सकते हैं, बिकॉज लेटेस्ट एनर्जी तो यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि वो आपके कोर्स में ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको आप स्किप कर देंगे. बाकी की ऑप्शंस में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप स्किप कर दें, बिकॉज ये तो है एक एबिलिटी, इट्स नॉट एन एनर्जी. बाकी आप B और D में से अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी तो तब वो एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, D ऑप्शन. नेक्स्ट, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी. ओके, 2 नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या होगा. बच्चे इसमें सबसे पहले आप मेटालिक ऑप्शन स्किप करेंगे क्योंकि 2 नॉन मेटल हैं, उसको मेटालिक कह ही नहीं सकते. अब बाकी तीनों में से ठीक है, आप कोऑर्डिनेट को भी स्किप कर देंगे क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे दे रहा होता है या ले रहा होता है, शेयर कर रहा होता है. वो एक ऑलरेडी बॉन्डेड होता है, वो तो एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक मेटल या नॉन मेटल का नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं आएगा. अब आयनिक और कोवलेंट आपके पास बच रही हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है. आयनिक में आपको पता है, आपने अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आयनिक में बच्चे NaCl, आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं NaCl. NaCl में सोडियम क्या है, मेटल, यानी इसमें भी मेटल का रोल होता है लाजमी. एक मेटल होती है, दूसरी नॉन मेटल. जबकि कोवलेंट है इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs, A ऑप्शन, क्योंकि कोवलेंट में 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है. लाइक HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ अ कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड किस में है, तो बच्चे आप O2Cl2 देखें, और C, यानी ये दोनों ऑक्सीजन से बने और ये दोनों क्लोरीन से बने, सेम एटम से बने,
सेम एटम से जो बनते हैं बेटा उन्हें नॉन पोलर कहते हैं, पोलर नहीं कहते, इसलिए ये नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें H2O, यस इट इज़ पोलर, ये डिफरेंट एटम से बना है, बट N2 नॉन पोलर, सो ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो H2O पोलर है बट C2H2 नॉन पोलर है। हाँ ये डिफरेंट एटम्स हैं बट इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, दैट्स वाई ये भी नॉन पोलर है। ओनली डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर बिकॉज H2O भी पोलर है और HCl भी पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा पीरियड होता है क्योंकि उसमें आपको पता है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए। सो इसमें से बच्चे विलियम क्रूक तो आप निकाल ही दे क्योंकि इसने तो जस्ट कैथोड रेज डिस्कवर किए थे, यानी इसने वो ट्यूब बनाई थी, डिस्चार्ज ट्यूब। इन तीनों में से आप देखें बच्चे चैडविक इज़ द राइट आंसर, ये आपकी बुक में है, न्यूट्रॉन्स चैडविक ने डिस्कवर किए। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 8, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा ग्राम एटम को मोल भी कहते हैं, तो वो पूछ रहा है कि एक मोल में कितने एटम हैं। सो यू नो 6.02 × 10⁻23, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट विद इन द बॉडी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आयोडीन 131 को स्किप कर दें बिकॉज ये तो गॉइटर डिजीज़ के लिए होता है, ये नहीं आएगा यहाँ। कैंसर के लिए आपके पास बाकी ये तीनों ऑप्शंस हैं। इनमें से अगर आप फास्फोरस और 30 को और स्ट्रॉन्शियम को देखें तो ये दोनों ऑप्शंस तो तब आएंगी जब कैंसर, स्किन कैंसर की बात हो रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कैंसर विद इन द बॉडी, तो उसके लिए कोबाल्ट 60 इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हाउ मैनी एलिमेंट वर अरेंज्ड बाय मेंडलीव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस। तो मेंडलीव्स ने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इसकी वैल्यू है डी ऑप्शन 63। नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई मोल एज अ क्वांटिटी। सो ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर में आपके पास जो लास्ट पेज है जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वहाँ पर ही बयान किया गया मोल ऑफ क्वांटिटी। यानी बताया गया है कि मोल एक कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ये कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है जिसमें आप कहते हैं ना कि 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एग्जांपल देते हैं जैसे कि अगर कंप्यूटर वो एक एटम को 10 मिलियन एटम को वो काउंट करने की जो स्पीड है कंप्यूटर की वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में वो 10 मिलियन एटम काउंट कर लेता है। तो एक मोल तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि उस कंप्यूटर को भी 2 बिलियन साल लग जाएंगे उसे काउंट करने में। फिर वो बताता है कि अगर 1 मोल मार्बल हो आपके पास और उसका वो अर्थ पे पड़ा हो तो वो इतना ज़्यादा मार्बल है कि आपका पूरा अर्थ का प्लैनेट कवर हो जाएगा, और वो भी 3 माइल थिक लेयर से कवर हो जाएगा मार्बल्स की, इतने ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है मोल। इसके अलावा अगर वाटर के अंदर आप कहते हैं कि 10 मोल वाटर है आपके पास, उसका मतलब है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं जितने सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वहाँ पर रेत के ज़रात हैं। तो इसलिए मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इन चीज़ों से साबित हो। नेक्स्ट है इसमें से डायटॉमिक मॉलिक्यूल बताएं, ट्राई बताएं, पॉलीएटॉमिक। डाई का मतलब है जिसमें 2 एटम हो, ट्राई का मतलब है जिसमें 3 एटम हो, पॉलीएटॉमिक जिसमें 3 से ज़्यादा एटम्स हो। H2SO4 में आप देखें कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 5 6 7 एटम है। 3 से ज़्यादा हैं तो ये क्या होगा, पॉलीएटॉमिक। H2 क्या है, डायटॉमिक। CO2 ट्राइएटॉमिक। HCl डायटॉमिक। CO डायटॉमिक। C6H6 पॉलीएटॉमिक। H2O ट्राइएटॉमिक। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ नॉट एनी न्यूट्रॉन इन इट्स एटम।
तो बच्चे हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। ओके, आपको पता है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। U235 फिशन से 2 एटम बनते हैं। कहते हैं किस किस एलिमेंट के बनते हैं। तो बच्चे एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन। इसको देख लेते हैं दोबारा से। हेयर बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है। इनके आप साथ साथ ये मैसेज और एटॉमिक नंबर्स भी लिखेंगे। विच एलिमेंट हैज़ अ हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। नाम लिखेंगे और क्या वैल्यू है 4। हाउ मच देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दैम। सो H और Cl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और Cl की है 3.2। ओके, अब उसको जब माइनस करेंगे देखते हैं कि क्या आता है। 3.2 माइनस 2.1 1.1 आता है। तो बच्चे आपने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो फिर वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर 1.7 से कम आता है तो फिर वो बॉन्ड कोवलेंट होता है। तो यहाँ पे अब आप देखें डिफरेंस कितना आ रहा है 1.1, ये 1.7 से कम है। दैट मीन्स H और Cl के दरमियान जो नेचर ऑफ बॉन्ड है इट विल बी कोवलेंट। अब H और Na का कर लें। H का पता है आपको 2.1 और सोडियम के लिए वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये आपको बता देती हूँ, 0.93 है। ओके, सो आप अब फिर से 2.1 माइनस 0.93 करें, 1.17। सोडियम हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 0.93। सो this bond also will be covalent। नेक्स्ट Na एंड I का देखें तो उसमें आयोडीन की आपको सोडियम की तो है 0.93 और आयोडीन की है 2.7। सो ये आपके पास आ जाता है 1.77, यानी ये आयोनिक होगा। ओके, सो NaI के दरमियान जो बॉन्ड है इट विल बी आयोनिक। अब रह गया K एंड Cl। सो K की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पोटेशियम की 0.82 है। तो जब आप 0.82 और क्लोरीन की है 3.2 में से माइनस करेंगे 0.82 तो ये आएगा 2.3, यानी ये भी 1.7 से ज़्यादा आया तो इट्स विल बी आयोनिक। इस तरह आपने हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ लिखकर उनके डिफरेंस निकाल के फिर नीचे नेचर ऑफ बॉन्ड लिखना है। नेक्स्ट, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स इज लो। बिकॉज ऑफ द large sizes of metals, the hold of nucleus over the outermost electrons is weak, so metals can easily lose electrons, so ionization energy of metals is low। okay, नहीं बड़े इनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं तो इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ईजी होता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आप डिफरेंस लाइन लगाकर एक तरफ मैलिएबिलिटी एक तरफ डक्टिलिटी लिखेंगे। ठीक है, मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी by virtue of which a metal can be rolled into sheets. Ductility is a property by virtue of which a metal can be drawn into wires. Okay. Next, what is the trend of ionization energy in period? Okay, trend लिखेंगे आप, reason लिखेंगे और example लिखेंगे। So यहाँ पर है आपके पास here period के अंदर जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ये इसका ट्रेंड है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होल्ड करके रखने लग जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाता है तो
और साइज़ भी एटम्स का कम होता जाता है। तो इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी कम है, लेकिन नियॉन की बहुत ज़्यादा है, तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो गई। एग्जाम्पल आप इसी तरह से बताएंगे कि लिथियम से नियॉन तक इंक्रीज करती है 522 to 2081 किलो जाउल पर मोल विद यूनिट। ओके, नेक्स्ट डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो आप लिखेंगे द रिएक्शन in which heavy nucleus is broken down into two lighter nuclei with a large amount of energy is called fission reaction। और एग्जाम्पल के लिए आप वही यूरेनियम वाला जो अभी आपने देखा है, इसमें क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं, वो वाला रिएक्शन लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स में है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। तो इसमें आप लिखेंगे कि के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो चीज़ है यह आपको पेज नंबर 35 सेकेंड चैप्टर के अंदर लास्ट पे मिल जाएगी। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर, डेफिनेशन आएगी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.0 into 10⁻23 पार्टिकल्स। रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन और नीचे कैपिटल ए लिखते हैं छोटा करके। एक्सप्लेनेशन आएगी कि 6.02 into 10⁻23 particles are equal to 1 mole, like 12 eggs are equal to 1 dozen। ठीक है, जैसे 12 अंडे 1 दर्जन होते हैं, इसी तरह इतने पार्टिकल्स 1 मोल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो इसके आ जाएंगे आपके पास ड्रॉबैक्स, हेयर डिफेक्ट्स। तो एक तो क्लासिकल थ्योरी पे ये बेस करता था और वो कहती थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्योंकि उन पे चार्ज है तो वो हर वक्त अपनी एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अगर ऐसा है तो बच्चे वो जब भी एनर्जी रिलीज़ करेंगे वो शेल से नीचे आते आते एकदम ही वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएंगे। तो ये उसकी थ्योरी इस वजह से डिफेक्टफुल साबित हुई। सेकंड है कि अगर वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करते हैं तो फिर उन्हें एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट इन एक्चुअल देखा क्या कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फायरवर्क, कंपोजिशन एंड प्रिकॉशंस लिखेंगे। सो फायरवर्क्स आर मेड अप ऑफ मेटल सॉल्ट्स एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड इन पाउडर फॉर्म। इसके अलावा जो बेटा इसमें मेटल के सॉल्ट्स होंगे उनके कलर्स आप लिखेंगे। आपके पास पिंक बॉक्स में से है, आपकी बुक के अंदर एक पिंक बॉक्स है, ये चैप्टर आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 3, उसमें है। तो आप फिर कलर्स भी लिखेंगे। साल्ट्स ऑफ सोडियम गिव येलो कलर, कैल्शियम रेड, स्ट्रॉन्शियम स्कारलेट, बेरियम ग्रीन एंड कॉपर ब्लूइश ग्रीन। और प्रिकॉशंस में आप लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ फायर हैजर्ड एंड रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ओनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स यूज दैम। ठीक है, यानी इसकी वजह से लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सिर्फ स्किल जो प्रोफेशनल्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही फायरवर्क्स यूज़ करने चाहिए, बाकियों को नहीं। ड्रॉ द लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। इट इज़ सिंपल। फ्लोरीन के लिए बनाना है तो फ्लोरीन आपको पता है, फ्लोरीन क्योंकि लेविस में हमेशा सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, टोटल नहीं लिखते। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7th ग्रुप का मेंबर है तो आप 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक है, फिर नियॉन है, नियॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स।
कैल्शियम के आउटर मोस्ट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड और क्या है नाइट्रोजन के होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। ई बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। डेफिनेशन आएगी पहले मेटल की, फिर एग्जाम्पल और देन प्रॉपर्टीज़। सो पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन ऑफ मेटल्स की नोट कर लें। सो मेटल्स आर द एलिमेंट्स which are electropositive and form cations by losing electrons. ओके, तो ये इसकी है डेफिनेशन कि ये मेटल वो चीज़ होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती है ऑलवेज, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन निकाल के केटाइन बना देती है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो केटाइन बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि मेटालिक लस्टर यानी चमक शो करती हैं। उसके अलावा मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबल मींस कि मेटल को रोल करके उसकी शीट्स बना सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डक्टिलिटी का मींस है कि मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं। फिर है जी कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, साइज़ इनके बहुत बड़े होते हैं, तो इस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन जो इनके वैलेंस शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इजी होता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इजीली कैटायन बन जाता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि इजीली निकलता है, एनर्जी इतनी नहीं लगानी पड़ती, दैट्स वाई इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। फिफ्थ है जी कि ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड स्टेट, बिकॉज इनमें ऑलवेज मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स हों और वो मूव कर रहे हों, तो इनके पास होते हैं, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। नेक्स्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। ये आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहले आपने आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये बुक में आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, थोड़ा सा उन्होंने आपसे घुमा के पूछा है। तो डेफिनेशंस आ जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट की। तो यहाँ पे है शील्डिंग इफेक्ट, द इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन्स और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यानी जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रही होती, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। एंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी एक एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब जो स्टेटमेंट है वो है कि बिगर साइज एटम्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज एंड मोर शील्डिंग इफेक्ट। पहले आयनाइजेशन एनर्जीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं बिगर साइज एटम्स से।
तो आप अगर लिखने को देखें तो आप इसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें साइज ये आपको बता रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बल्कि आप ये भी काट दें, ये काट दें, इसकी जगह आप लिखते हैं विद द इंक्रीज ऑफ साइज। आगे से आप यही सारा लिखते हैं, ठीक है। यानी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और वो पूछना क्या चाह रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो यही चीज़ पूछ रहा है कि ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे साइज़, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि साइज़ ग्रुप में ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए आप ग्रुप वाला आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है मोर एंड मोर शेल्स आ जाते हैं, वैलेंस शेल्स ज़्यादा आ जाते हैं, और जब शेल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलना इजी हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। सो बिगर साइज एटम हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज। और शील्डिंग इफेक्ट के लिए भी आप यहाँ से देख लेंगे, ग्रुप वाला इंक्रीज डाउन द ग्रुप वाला, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से भी साथ थोड़ा सा लिखते हैं, shielding effect increase down the group when size of atom increases because with the increase of size additional shells shield the force of attraction of nucleus towards the outermost electron, ठीक है। ये आप लिखेंगे और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, it is easy to take away electron from potassium than from sodium, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो शेल्स भी बढ़ते हैं, इसलिए शेल्स बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंज इन दैम। इसमें आप इंट्रोडक्शन और देन एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और ये आपके पास है पिंक बॉक्स में चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पिंक बॉक्स नहीं, जो चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में एक होता है टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ये आ जाएगा इसमें। ओके, सो क्या होता है कि थ्योरीज बनती रहती हैं, जैसे से ऑब्जर्वेशंस वगैरह होते हैं तो थ्योरीज आती हैं, और वो थ्योरी ज़रूरी नहीं होता कि वो करेक्ट हों, ठीक है। नए जब मज़ीद एडवांसमेंट आती है नॉलेज के अंदर और साइंस के अंदर तो पिछली थ्योरीज रिजेक्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए थ्योरीज वगैरह चेंज होती रहती हैं, थ्योरीज को चैलेंज किया जाता है, चाहे वो थ्योरी कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करती हो, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई और थ्योरी आएगी और वो ज़्यादा फिट होगी इन ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो इसलिए टेस्टिंग जो है वो साइंस में कंटिन्यू रहता है और इस तरह थ्योरीज इम्प्रूव होती रहती हैं, चाहे वो न्यू है या जितनी भी ओल्ड हैं। ये होता रहता है कि थ्योरीज को डिस्कार्ड किया जाता है और फिर न्यू थ्योरीज लाई जाती हैं, और इसलिए साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं कि बिल्कुल ही कंप्लीट ट्रूथ लाया जाए सामने, लेकिन वो फिर भी इंक्रीजिंग कोशिश करते रहते हैं कि एक्यूरेट रिज़ल्ट्स किसी भी ऑब्जर्वेशन के बारे में लेकर आएँ। और इस वजह से ये स्टेटमेंट है कि टेस्टिंग जो अभी थ्योरीज हैं उन्हें टेस्ट किया जाए तो इसलिए उनमें चेंज आ जाता है। सो ये वाली इसमें आएगी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, डिफाइन केमिकल फार्मूला, राइट द स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला। डेफिनेशन आएगी और फिर स्टेप्स आएंगे और एग्जांपल्स के साथ। सो यहाँ पर है पहले डेफिनेशन, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला एंड दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला, ओके। और स्टेप्स ये हैं, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सिंबल्स लिखें दो एलिमेंट्स का। सो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड का
चलिए कोई कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों के सिंबल्स लिखेंगे, कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl। और इन सिंबल्स में जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो फर्स्ट पे आता है और नेगेटिव वाला सेकंड पे आता है। ये अगला स्टेप है। और आपको पता है कैल्शियम मेटल है, इस पे हमेशा प्लस चार्ज होगा, तो ये पहले लिखेंगे और क्लोराइड बाद में लिखेंगे। और अब सेकंड पॉइंट है कि इनकी जो वैलेंसीज हैं वो इनके आप टॉप राइट कॉर्नर पर लिखेंगे। इसका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है ना, राइट साइड पे ऊपर कैल्शियम की वैलेंसी लिखें, इट इज़ +2। क्लोरीन की लिखें विच इज़ -1। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो इनकी वैलेंसीज हैं ये लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएं बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। देखें ये जो वैलेंसी है क्लोराइड की, इसको क्रॉस एक्सचेंज कर दें, इसको यहाँ ले आएं और इसकी यहाँ पर ले आएं, ठीक है, यानी लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएं। कैल्शियम के साथ इसकी ले आएं 1 और क्लोरीन के साथ ये वाली ले आएं 2। ओके, 1 को तो अब ना भी लिखें तो भी खैर है, क्योंकि एक कैल्शियम लिखा हुआ है, पता चल रहा है एक कैल्शियम है। 1 को ना भी लिखें, क्लोरीन की आपने 2 लिख दी, ठीक है। इस तरीके से जैसे इन्होंने यहाँ पे Cl की ले आए हैं, इस तरह यहाँ पे -2 +2 ले आए। अब नेक्स्ट है, अगर तो वैलेंसी सेम है तो प्लस माइनस कैंसिल कर दें और उनको फार्मूले में इंडिकेट ना करें। जैसे यहाँ देखें, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड में देखें +2 -2 सेम है, कैंसिल कर दें, फार्मूले में ना लिखें। इसका फार्मूला सिंपल ये है CaO। इसी तरह NaCl, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट हैं तो फिर आप उन्हें रिप्रेजेंट करें। जैसे हमने यहाँ पे CaCl2 लिया तो इन एक की 2 थी, एक की 1 थी, डिफरेंट थी, इसलिए हमने उसको फार्मूले में शो किया। तो इसका फार्मूला हुआ CaCl2। लास्ट ये है कि अगर आइन जो है वो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स हैं, ठीक है, और उन पे चार्ज है, लाइक सल्फेट आइन है, फास्फेट आइन है, इनमें देखें ये सल्फर और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं इसमें डिफरेंट, और चार्ज भी है, तो फिर जो नेट चार्ज है वो इस रेडिकल की वैलेंसी ही है, ठीक है। इनका भी फॉर्मूला वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम फास्फेट का लिखना चाहते हैं तो कैल्शियम का लिखें सिंबल, फास्फेट का लिखें PO4 -3। कैल्शियम की वैलेंसी लिखें इसके ऊपर +2 और फास्फेट का तो जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। इसको यहाँ ले आए, ठीक है, और इसको यहाँ क्रॉस एक्सचेंज से Ca के साथ आ गया 3 और ये PO4 जो है इसके साथ आना है 2। अब मैं अगर यहाँ 2 लिख दूँ तो 42 बन जाएगा, इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फास्फेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइन जो हैं उन्हें ब्रैकेट में लिख दें और फिर 2 जो है वो यहाँ पर लेके हैं ताकि ये सेपरेट लगें। तो अब इसका फार्मूला होगा Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह ग्रुप ऑफ चार्जेस वाले में ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं। तो ये है कुछ स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला। So this was your paper. Thank you.